सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हम लोगों की एक न्यू सीरीज जो मैगजीन सीरीज है, जिसमें हम लोग मंथली मैगजीन्स के जितने भी इम्पोर्टेंट सब टॉपिक रहेंगे, जैसे पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, इथिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इन सारे एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज पॉलिटी का फाइनल वाला पार्ट है। ये फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो फर्स्ट किस में था, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में था। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। दूसरा टॉपिक क्या था? डिजिटल पर्सनल डाटा, डीपीडीपी रूल्स 2025 वाला भी देख चुके हैं। 18 महीने का फेज कंप्लायंस पीरियड होना चाहिए। एक पीरियड के लिए डाटा को मिनिमम रख सकते हैं। पर्सनल डाटा ब्रीच की नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की गठन के बारे में बात की गई थी। 4 मेंबर की एक कमिटी होगी, एक तरह से बोर्ड होगा। और अगर इस बोर्ड के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया गया है और हम लोग अपील करना चाहते हैं, तो अपीलिएट ट्रिब्यूनल कौन सा बनाया गया था? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल डाटा दिया गया था कि किस तरह से डीपीडीपी एक्ट हम लोगों के डाटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या क्या प्राइवेसी है। और कुछ ब्रीच होने पर कुछ यहाँ फाइन्स की बात की गई थी। 250 करोड़ इन केस ऑफ फेलियर टू मेंटेन रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, 200 करोड़ फॉर नॉट नोटिफाइंग द बोर्ड और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्सनल डाटा ब्रीच, एंड 50 करोड़ फॉर एनी अदर वायलेशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, इसमें 11.74% जीडीपी 2022-23 में इसने कंट्रीब्यूट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस। ये न्यूज़ में क्यों था, ये देखते हैं। रिसेंटली Union Minister of Electronics and Information Technology has unveiled India AI governance guidelines under the India AI Mission। हमारे इंडिया एआई मिशन के तहत हम लोगों के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गाइडलाइन थी। सो फर्स्ट गाइडलाइन थी, इट प्रपोजेस अ रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू फोस्टर कटिंग एज इनोवेशन एंड सेफली डेवलप एंड डिप्लॉय एआई फॉर ऑल वाइल मिटिगेटिंग रिस्क टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ठीक है, ये एआई सबके लिए होगा और कुछ उससे जो थोड़ा सा रिस्क होगा उसको मिटिगेट किया जाएगा फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ठीक है, ये नॉर्मल बात हर एक उसमें कही जाती है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट गाइडलाइंस, हाई लेवल बॉडी होगी फॉर ओवरऑल पॉलिसी फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ एआई गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड सेक्टोरल रेगुलेटर्स होंगे, आरबीआई, सेबी, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर इशूइंग सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स हैंडलिंग ग्रीवांसेस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो ये कुछ होंगी जो अपने अपने सेक्टर में, जैसे कि अगर फाइनेंस सेक्टर में कुछ दिक्कत हो रही है या बैंकिंग सेक्टर में तो आरबीआई रेगुलेट करेगा। सेकेंडरी मार्केट में देखा जाएगा तो फिर से भी देखेगा। कुछ टेलीकॉम में दिक्कत हो रही है तो ट्राई रेगुलेट करेगा। तो ठीक है, ये उस तरह की सेक्टोरल एजेंसियाँ होंगी। उसके अलावा आता है एडवाइजरी बॉडीज़, जैसे नीति आयोग, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ईटीसी, ये भी होंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे। और स्टैंडर्ड्स बॉडीज होंगी, ब्यूरो ऑफ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हाँ, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ETC, ये डेवलप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड्स जो एआई के रिस्क को टेक्सोनॉमी करेंगे, यानी बताएंगे कि अच्छा ठीक है, इसमें ज़्यादा रिस्क है, इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा और कम, इसमें और कम है, एंड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड करेंगे। ठीक है, इशू क्या क्या है एआई के गवर्नेंस में, चलिए वो देखते हैं। डिजिटल डिवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिजिटल डिवाइड एक तरह का देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा लिटरेसी रूरल में है, कितनी ज़्यादा अर्बन में है, उन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, उसी को कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। रूरल एंड अंडर सर्व्ड रीजन्स lag in digital public infrastructure, high cost of developing AI solutions, and uneven adoption of AI due to weak computing access in sectors like agriculture, healthcare, public services, hidden hinder यूनिफॉर्म एआई एडॉप्शन। ठीक है, तो सबसे मेजर इशू यही है कि अभी भी डिजिटल डिवाइड का जो गैप है काफ़ी है इन रूरल एंड अर्बन एरिया। Discrimination, AI trained on biased data can produce discriminatory outcomes in welfare, policing, etc., deepening existing inequalities and disproportionately affecting marginalized groups without proper safeguards। ये आप लोगों ने देखा होगा कि एआई में हम लोग कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हैं तो वो बिना किसी की जेंडर को बायस किए हुए, मतलब जेंडर को कंसीडर नहीं करता है,
बर्थ प्लेस को कंसिडर नहीं करता है, नेशनलिटी को कंसिडर नहीं करता है, बस वो अपना रिजल्ट देता है। तो समटाइम्स दिस काइंड्स ऑफ रिजल्ट हार्म्स द sentiments of the society, sentiments of the marginal people, sentiments of the lower class people. So these things can produce discriminatory outcomes in welfare. तो ये इस तरह से जो इनइक्वालिटी है उसको बढ़ा ही रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें कोई किसी तरह का फिल्टर नहीं होता है कि इस तरह की जो बातें रहेंगी वो समाज की किसी भी तबके के लिए कैसी रहेंगी और कैसी नहीं रहेंगी। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। AI's opaque black box decisions hinder transparency and accountability, especially in welfare and law enforcement, making it difficult to assess decisions and hold institutions answerable without clear audit mechanisms. हालांकि AI के द्वारा अगर हम लोग कोई भी आंसर की डिमांड करते हैं तो उसके द्वारा जो आंसर दिया जाता है वो एक तरह का ब्लैक बॉक्स डिसीजन होता है। ब्लैक बॉक्स डिसीजन मतलब ये होता है कि जो भी डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन के पीछे क्या क्या उसने असेसमेंट किए हैं, कहाँ से उसने डाटा को कलेक्ट किया है, इन सब के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक्यूरेट मतलब थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी का इशू होता है। साइबर सिक्योरिटी का इशू तो बना ही रहता है। पॉलिसी एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी है। AI इनेबल डिसीजन मेकिंग के लिए पॉलिसी होना ज़रूरी है, नहीं तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि PCPND एक्ट मस्ट अकाउंट फॉर AI बेस्ड रेडियोलॉजी टूल्स दैट कुड इनेबल अनलॉफुल सेक्स डिटर्मिनेशन। IPR रिलेटेड इशू, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे गूगल का इस समय आप लोग देखेंगे गूगल सर्च में AI ओवरव्यूज़ को जो ऑप्शन आ जाता है, इसके कारण क्या हुआ कि वो जो भी इम्पोर्टेड आप कुछ सर्च करेंगे, जैसे सर्च करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है, तो रेयर अर्थ मिनरल जैसे आपके द्वारा सर्च किया गया गूगल में, वो पहले ही किसी भी वेबसाइट की पर्टिकुलर थिंग्स को दिखाने से पहले अपना खुद का ओवरव्यू दिखा देगा। और उस भी ओवरव्यू में क्या रहेगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं उन सब का इसेंस एक ही जगह दिखा देगा। इससे इफेक्ट ये वो पड़ रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट वो वेबसाइट्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उनके रेवेन्यू में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बिकॉज दिस थिंग्स आर डाइवर्टिंग द ट्रैफिक एंड मे एडवर्सली इम्पैक्ट द रेवेन्यू। ठीक है। IPR रिलेटेड इशूज़ बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं AI गवर्नेंस इंडिया में? नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI आया है, नीति आयोग का AI फॉर ऑल स्ट्रेटजी आई है। इसके अलावा अब हम लोगों ने देखा DPDP एक्ट 2023, पिछली वाली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में। इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI होने वाला है, ये हुआ है टू डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट and application of AI with a focus on human rights, inclusion, diversity and economic prosperity. India is founding member of GPAI. ग्लोबल में क्या हुआ? यूरोप्स AI Act 2024, यूरोप्स फर्स्ट मेजर रेगुलेशन ऑन AI कैटेगराइजिंग एप्लीकेशंस इनटू 4 रिस्क: अनएक्सेप्टेबल, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क एंड मिनिमल रिस्क। यूरोपियन यूनियन ने अपने AI पॉलिसी को फॉर्मलाइज किया है। इसमें बताया गया है कि AI के यूज करने के लिए 4 रिस्क हैं, तरह का 4 लेवल हैं रिस्क के। पहला जो रिस्क है वो है अनएक्सेप्टेबल, दूसरा है हाई रिस्क, तीसरा है लिमिटेड रिस्क और चौथा है मिनिमल रिस्क। इसके अलावा ब्लेचली डिक्लेरेशन 2023 में हुआ था, 28 कंट्रीज ने इसको साइन किया था। G7 पैक्ट में भी इसकी बात की गई थी। OECD AI प्रिंसिपल 2029 में भी इसकी बात की थी। इंडिया AI मिशन देखते हैं कि 2024 में लॉन्च हुआ। इट एम्स टू बिल्ड अ कम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम दैट फोस्टर्स AI इनोवेशन बाय डीमोक्रेटाइजिंग कंप्यूटिंग एक्सेस, एनहेंसिंग डाटा क्वालिटी। ये 10,000 GPU वाले से ज़्यादा इट सीक्स टू डिप्लॉय over 10,000 graphics processing units for advanced AI computing infrastructure. GPU वाले जो चिप हैं वो 10,000 से ज़्यादा GPU वाले प्रोसेसिंग यूनिट्स को ये लाने का ये प्रावधान कर रहा है। एंड इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम बाय MITI एंड इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। ठीक है, तो ये कुछ हैं 7 पिलर्स ऑफ इंडिया AI मिशन। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इंडिया AI कंप्यूट, इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, सेफ एंड ट्रस्टेड AI, इंडिया AI इनोवेशन सेंटर, इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग।
पहली बात आती है कंप्यूट की। ये थोड़ा सा इन्हेंस करेगा कंप्यूटर को। उसके बाद जब कंप्यूट हो जाएगा तो उसमें जो डाटा आएगा उसको डाटा को रखेगा। डाटा रखने के बाद उस डाटा को कैसे यूज़ करना है तो स्किल जनरेट करेगा। अनसेफ एंड ट्रस्टेड एआई, ठीक है। अब जो डाटा अब स्किल आ चुकी है वर्कर के पास, वो सेफ है कि नहीं है पर्टिकुलर डाटा, तो उसके बारे में देखेगा। एंड उसके बाद जब फिर ये सब बन जाएगा तो उसके अलावा कुछ सेंटर्स बनाएंगे जो इंडिया की एआई की इनोवेट करेंगे। इसके अलावा इंडिया ए एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव होंगे और इंडिया का लास्ट में पैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल्स। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड था कि अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशंस कैसे कि ट्रिब्यूनल्स में कैसे होगा। की हाईलाइट्स ऑफ जजमेंट्स, लेजिस्लेटिव ओवरराइड ओवर जुडिशियल डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही बता दिया था कि मद्रास बार एसोसिएशन केस में कि जो ये है ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स में पर्टिकुलर कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे टेन्योर होगा, सर्विस होगा, ये लेजिस्लेटिव रूल बना करके क्या कहती है कि हम लोगों के जुडिशियल डायरेक्शंस को ओवरराइड कर रही है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये गलत बात है। एज पर सुप्रीम कोर्ट, द 2021 Act contradicts binding judicial pronouncement that repeatedly clarified the standards relating appointment, tenure and functioning of tribunal members. बताया गया था कि जैसे कि 2020 में मद्रास बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था ट्राइब्यूनल रूल्स 2020 एंड 21 में मद्रास बार एसोसिएशन केस में कोर्ट स्ट्रक डाउन द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021। ये क्यों स्ट्रक डाउन किया गया था, इसका जजमेंट हम लोग यहाँ देखते हैं। जो 2021 में एक्ट आया था उसमें पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनाया गया उसमें बताया गया कि जो ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर्स और उसके जो चेयरमैन होंगे उनकी जो टेन्योर होगी वो 4 साल की होगी या विथ मिनिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर फिक्स टेन्योर 4 साल का दे देंगे तो एक तरह से ट्रिब्यूनल्स के लिए उसकी सिक्योरिटी मतलब इंडिपेंडेंस को ये सिक्योर नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेंबर्स शुड हैव एटलीस्ट 5 years टेन्योर एंड दैट लॉयर्स हैविंग मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। इस बात में दोनों में टसल हुई। पार्लियामेंट चाहता था कि 4 साल तक उनकी अपॉइंटमेंट रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोलता था कि नहीं, कम से कम 5 साल, और जो भी वकील है वो 10 साल तक अगर काम कर रहा है तो। सर्च कम सिलेक्शन कमिटी टू गिव रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग चेयरपर्सन्स एंड मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो रिकमेंड करेगी कि चेयरपर्सन कौन होगा, मेंबर कौन होगा, जबकि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि 2020 रूल्स फेल टू इंश्योर जुडिशियल डोमिनेंस इन द कमिटी। इसके द्वारा बताया गया कि जैसे कि आप लोग सर्च कमेटी बता रहे हैं तो इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर कुछ अदर पर्सन होंगे, तो ये तरह से जुडिशियल डोमिनेंस को ये फेल करते हैं। इसमें से जुडिशली का इतना ज़्यादा मेंबर नहीं है। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 से ज़्यादा जो मेंबर हैं वो आप लोगों की पर्सनल सेक्रेटरीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होगा और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई एक होगा जो चेयरपर्सन होगा। सो दैट इज़ नॉट दिस रूल्स फेल टू इंश्योर जुडिशियल डोमिनेंस इन द कमिटी, ठीक है। ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया कैसे है, ये एक तरह का क्वासी जुडिशियल सिस्टम होता है, ना तो जुडिशियल है ना तो एग्जीक्यूटिव है, बीच का है, क्वासी जुडिशियल। इंस्टीट्यूशंस स्टेबलाइज्ड बाय लॉ टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फास्टर एजुकेशन कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्स एज वेल एज एक्सपर्टाइज ऑन सर्टन सब्जेक्ट मैटर्स। ये बहुत फास्ट एंड स्पीडी एजुकेशन करता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्स एज वेल एज एक्सपर्टाइज ऑन सर्टन सब्जेक्ट मैटर, ये एक्सपर्टाइज भी होता है। इसका जो बैकग्राउंड है बहुत ही कॉलोनियल बैकग्राउंड है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया ट्रिब्यूनल्स इंडिया डेट्स बैक टू 1941 विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रिब्यूनल्स। इनकम टैक्स का पहला ट्रिब्यूनल बना था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आर्टिकल 323A एंड 323B के द्वारा ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया। 323A में द्वारा पार्लियामेंट को पावर दी गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी ट्रिब्यूनल बोथ और सेंट्रल स्टेट लेवल पर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेबलाइज कर सकती है फॉर द एजुकेशन ऑफ मैटर्स कंसर्निंग रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। जबकि 323B में ये बताया गया है कि स्पेसिफाइड सर्टन सब्जेक्ट्स जैसे टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स फॉर विच पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में कंस्टिट्यूट ट्राइब्यूनल्स बाय इनेक्टिंग अ लॉ। जैसे तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये दो एक्ट लाए गए 323A एंड 323B।
323A में बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, और 323B में बताया गया है कि कोई भी अदर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे जो अदर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का सेंटर में भी और स्टेट में भी बन सकता है। इसका काम ही था कि ये उन मैटर पर अपनी एडजुडियरी देगा, अपना फैसला सुनाएगा जो मोस्टली उस मैटर से कंसर्न रहेंगे, जिसमें से सर्विस कंडीशन और रिक्रूटमेंट की बात की गई होगी पब्लिक सर्वेंट के बारे में। ठीक है। In 2010, Supreme Court held that subject matters under Article 323B are not exclusive and could extend to any subject matters specified in 7th Schedule। हालांकि 2010 की सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया कि जो 323B के द्वारा जो ट्रिब्यूनल्स बनेगा वो स्पेसिफाइड कुछ सब्जेक्ट में नहीं बल्कि उन सभी सब्जेक्ट्स में ट्रिब्यूनल्स एडजुडिकेशन कर सकता है जो 7th शेड्यूल में लिखी गई हैं। ठीक है। अपील्स Currently, tribunals have been created both as substitute to high court and subordinate to high court। ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स दो तरह से होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट, एक होता है सबऑर्डिनेट। अगर सब्सटीट्यूट ऑफ हाई कोर्ट रहेगा तो उसमें इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। अगर ये सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट रहेगा तो उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में ही सुनी जाएगी। ठीक है। इन द फॉर्मर अपील्स फ्रॉम ट्रिब्यूनल्स लाई डायरेक्टली विद सुप्रीम कोर्ट, इन लेटर केसेस अपील्स आर हेयर्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट। ठीक है। सिग्निफिकेंस ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? स्पेशलाइजेशन होते हैं, इनके पास स्पेसिफिक नॉलेज होता है, स्पेसिफिक जुरिडिक्शन टू हियर डिसाइड केसेस, जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड के लिए NGT और अदर से रिलेटेड के लिए इनके पास पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है, नॉलेज होता है। सो दे हैव द एक्सपर्टाइज। स्पीडी रेजोल्यूशंस, काफ़ी फास्ट एजुकेशन निकलता है। इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर टाइमली डिसीजंस आर क्रूशियल सच एज सर्विस मैटर्स, टैक्स डिस्प्यूट, इन्वायरमेंटल इशूज़। यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि टाइमली डिसीजन लिया जाए। रिड्यूस्ड केस लोड, काफ़ी केस लोड रिड्यूस कर चुका है। एक्सेसिबिलिटी, ट्रिब्यूनल्स आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स विद बेंचेस लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारी होती है, NGT की बहुत सारी ब्रांच हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है और जगह जगह पर हैं। तो इस तरह से ये जियोग्राफिकली डिस्पर्स भी हैं, तो एक्सेसिबिलिटी को ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा बनाती है। एफिशिएंसी इन सर्विस मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स सच एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्सपीडाइट द रेजोल्यूशन ऑफ सर्विस रिलेटेड मैटर्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये ठीक है। की डेवलपमेंट्स इन इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम 1969, 1976, 1980, 1711। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने बताया था सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल स्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद 1976 में शरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इस तरह से एडजुकेट मैटर करने के लिए होना चाहिए। तो फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास हुआ, जिसके अंदर दो आर्टिकल 323A एंड 323B स्टेबलाइज हुआ। इसके अलावा 1980s में सेवरल ट्रिब्यूनल्स स्टेबलाइज हुए अंडर डिफरेंट एक्ट्स इंक्लूडिंग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर अपील ओवर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, इस तरह से। उसके अलावा 2017 में फाइनेंस एक्ट आया, जिसने रीऑर्गेनाइज किया ट्रिब्यूनल्स को बेस्ड ऑन फंक्शन, सिमिलरली रिड्यूसिंग देयर नंबर फ्रॉम 26 to 19। ठीक है। 2017 में जो फाइनेंस एक्ट आया उसने इनके जो एक्स ट्रिब्यूनल्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया, इनके नंबर को 26 से 19 पहुँचाया। 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ बिल, abolish 9 tribunals and transfer their functions to existing judicial bodies। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इन इंडिया, सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस दिया गया है कि पार्लियामेंट द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो जुडिशरी देखे, जुडिशरी द्वारा जो कार्य वो देखे। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी टैक्स एनकरिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये तो जुडिशल रिव्यू 13 में दिया है, तो ये नॉर्मल है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इसमें कुछ नहीं है, बस पॉलिटी का बेसिक पार्ट दिया गया है। ठीक है। लीगल एड इन इंडिया, रिसेंटली द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 which was implemented on 9th November 1995 and annually observed as National Legal Service Day completed 30 years। लीगल एड ने अपने 30 years कंप्लीट किए हैं। जर्नी ऑफ लीगल एड क्या है? 1949 में बॉम्बे गवर्नमेंट कमेटी ने एम्फेसाइज किया था गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि प्रोवाइड फ्री लीगल एड। जो गरीब तबके के बेचारे बच्चे हैं, जितनी महंगी कोर्ट की फ़ीस, वकील की फ़ीस नहीं अरेंज कर पाते हैं, तो उनके लिए सहयोग होना चाहिए लीगल एड। 1949 में बॉम्बे गवर्नमेंट कमेटी ने बताया था। फिर 1958 में 14th तलाक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बताई कि फ्री लीगल एड स्टेट की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड 1970 एंड एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट 1973 बना, जिसके चेयरमैन थे कृष्णा अय्यर। उन्होंने बताया कि स्टेटरी बेसिस होना चाहिए लीगल एड के लिए। फिर 1976 में लीगल एड वाज फॉर्मलाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 399A। तो फिर 1976 इसके पहले क्या हुआ था कि 1970 में एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट 1973 जो BR कृष्णा अय्यर ने शेयर की थी, इनके द्वारा बताया गया था कि लीगल एड को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। तो ठीक है, फिर 6 साल बाद
नया आर्टिकल लाया गया 39A, जिसके द्वारा इसको लीगल स्टेटस दिया गया। 1980 द कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम वाज एस्टेब्लिश, जस्टिस PN भागवती टू मैनेज लीगल एड। 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 पास हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन दिए हैं लीगल एड के लिए 39A में, तो ये दो मेन ही हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया है कि कैसे। आर्टिकल 21 सब क्लॉज है, और आर्टिकल 14 में भी इस तरह से समझ सकते हैं कि लीगल एड के बारे में बताया गया है। लीगल सर्विस अबाउट लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 द एक्ट स्प्लाइज द 3-tier सिस्टम टू प्रोवाइड फ्री एंड कम्पीट लीगल सर्विस। नेशनल लेवल पर एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी हेड होंगे। स्टेट लेवल पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी सालसा। नालसा नेशनल लेवल, इसके हेड होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। एंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के हेड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी के होंगे हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट। तो ये ऐसे होता है एक तरह का, आप समझ सकते हैं। ये होता है टॉप लेवल पर सेंटर, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें जो CJI होंगे, इसमें स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहते हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज जो रहता है, ठीक है। पर्सनस एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विस, SC/ST कोई मेंबर होना चाहिए, वुमेन चिल्ड्रन होना चाहिए, और ऐसे विक्टिम जो ट्रैफिकिंग और डिजास्टर के से जुड़े रहने चाहिए, जो मेंटली इल हो, डिसेबल्ड हो, और इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो, पर्सनस इन कस्टडी एंड दोज विद इनकम बिलो द प्रिस्क्राइब लिमिट, 5 लाख से ज़्यादा उसकी अगर कम लिमिट है तो वो भी इन सब के क्राइटेरिया में आते हैं कि इनको फ्री लीगल प्रोसेस सर्विसेज दी जाएंगी। स्टेट कैन डिसाइड द थ्रेशोल्ड फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द एक्ट, ठीक है। तो 1 लाख से 3 लाख तो वेरी करता है स्टेट पर, अपने हर स्टेट अपना वेरीफाई करता है कि हाँ ठीक है 1 लाख है, 2 लाख है, कितना गरीबी है। इस्टेब्लिशमेंट टू लोक अदालत बनाया जाता है, ठीक है, परमानेंट रहता है लोक अदालत, ठीक है। तो लोक अदालत से ही थोड़ा फास्ट स्पीडी एजुकेशन होता है। रोल ऑफ नालसा पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट, नालसा लेस डाउन पॉलिसीज एंड फ्रेम्स स्कीम फॉर लीगल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। पॉलिसी तरह से लीगल स्कीम पॉलिसी जो फ्रेम्स बनाती है लीगल सर्विसेज के लिए। विक्टिम कंपनसेशन थ्रू स्कीम्स लाइक कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अदर स्कीम नालसा एम्स टू प्रोवाइड कंपनसेशन एंड सपोर्ट टू वुमेन हु आर विक्टिम्स और सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और अदर क्राइम्स, ठीक है। तो इस तरह से उनको ये कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराता है, कैपेसिटी बिल्ड करता है। इट मैंडेटेड स्टैंडर्डाइज सिलेक्शन प्रोसेस फॉर लॉयर्स एंड डेवलप्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर लीगल सर्विसेज लॉयर्स एंड पैरालीगल वॉलंटियर्स, ठीक है। प्रिजन लीगल एड ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ जेल लीगल एड क्लिनिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल प्रिजन्स। प्रिजन में जो भी जेल लीगल एड क्लिनिक चलते हैं उनको क्या करता है, एक तरह से ओवरसीज करता है। इसके अलावा लीगल एड एंड असिस्टेंस, लीगल एड असिस्टेंस में इट इंक्लूड्स एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेस फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग, ट्रांसलेशन एंड प्रोविजन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे। लीगल एड एंड असिस्टेंस में एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अपना जो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाते हैं तो वकील प्रोवाइड कराता है। प्रोसेस फी पेमेंट दिखाता है। डॉक्यूमेंट को जितने भी डॉक्यूमेंट कहाँ कैसे लगते हैं, कहाँ स्टैम्प लगेगा वो प्रोवाइड कराता है। इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग एंड ट्रांसलेशन, जो ड्राफ्ट ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराता है। प्रोविजन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन प्रोसीडिंग्स, तो ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन से प्रोवाइड कराता है। सोशल जस्टिस लिटिगेशंस नालसा फिल्ड अप PI दैट रिजल्टेड इन सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क 2014 जजमेंट रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी PIL भी फाइल करता है जो इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कभी कभी। प्री लीगल सर्विसेज आल्सो इंक्लूड प्रोवाइडिंग एड एंड एडवाइस टू हेल्प बेनिफिशरीज एक्सेस वेलफेयर स्कीम्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लीगल लिटरेसी, ओनली 15% रूरल रेजिडेंट्स वर अवेयर ऑफ दिस फ्री लीगल सर्विस। बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ 15% लोगों को ही पता है कि नालसा के द्वारा फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लीगल एड टू द पुअर ऑफन बिकम्स पुअर लीगल एड ड्यू टू इनएडिक्वेट रिम्यूनरेशंस एंड हाई वर्कलोड, ये तो ऑब्वियस है। अंडर फंडिंग, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज रिपोर्ट फ्लैग्ड इंडियाज पर कैपिटा फ्री लीगल एड स्पेंड इज क्रिटिकली लो, जस्ट 0.75% पर कैपिटा एनुअली। इतना कम फंडिंग होती है भाई, एक आदमी के पीछे 75 पैसा। डिजिटल डिवाइड तो मैंने बता ही चुका हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है इंडिया के रूरल और अर्बन में। इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी एंड मैनी थिंग्स, लिमिटेड फिजिकल आउटरीच, 1,10,000 पीपल में रूरल इंडिया में, बट 1,10,000 में, तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइड है। रूरल में 1,10,000 लोगों के पीछे, और जबकि अर्बन में 1,01,000 लोगों में,
ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं लोक अदालत। लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है दैट सेटल्स पेंडिंग और प्री लिटिगेशन केसेस रिड्यूसिंग जुडिशियल पेंडेंसी। ADR यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक तरह का मीडिएशन सिस्टम होता है जुडिशरी में। हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के द्वारा बताया गया था कि ये एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी होता है फॉर द फास्ट एंड स्पीडी एजुकेशन। First held in Gujarat 1982, given statutory status under Legal Services Authority Act 1987, which was amended in 2002 to stabilize permanent लोक अदालत। ठीक है, देर आर 3 steps ऑफ लोक अदालत। एक होता है स्टेट लोक अदालत, एक होता है नेशनल लोक अदालत, एक होता है परमानेंट लोक अदालत। क्रिएटेड ऑर्गेनाइज एज पर द लोकल कंडीशन नीड्स, कंडक्टेड क्वार्टरली फॉर सेटलमेंट्स इन ऑल काउंट्स इन वन डे, एंड परमानेंट स्टेबलाइजमेंट इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स टू प्रोवाइड कंपल्सरी फ्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। एक होता है स्टेट में होता है, एक होता है नेशनल में, एक होता है परमानेंट की हर एक डिस्ट्रिक्ट में परमानेंटली स्टेबलाइज रहेगा। जो वहाँ की जितने भी मैटर्स, नॉर्मल मैटर्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं कर पाए, नॉर्मल कंज्यूमर को भी कुछ चल रहा है, तो हमेशा वो कोर्ट वहाँ रहता ही है। हैंडल्स कंपाउंडेबल क्रिमिनल और अदर डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स, नॉन कंपाउंडेबल डिफेंसेस जैसे कि जो सेटलमेंट्स नॉट पॉसिबल आर एक्सक्लूडेड। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो भी हैं वो सब एक्सक्लूडेड रहते हैं, बाकी कंपाउंडेबल क्रिमिनल और अदर डिस्प्यूट रहते हैं इसमें रहते हैं। अवार्ड्स आर फाइनल एंड बाइंडिंग विथ नो अपील। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि लोक अदालत जो भी अवार्ड दिया जाता है वो फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होता है। क्योंकि फाइनल क्यों होता है, बाइंडिंग क्यों होता है? क्योंकि ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, इसमें दोनों के बीच में मध्यस्थता के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। हैज सिविल कोर्ट पावर्स, कैन सिट इट्स ओन प्रोसीजर एंड चार्जेस नो कोर्ट फी। ठीक है, वो भी कुछ नॉर्मल है। तो चलिए एक नज़र में जल्दी देख लेते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन असेंट टू बिल्स। 5 जज की जो बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, इसने 16 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में आर्टिकल 143 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट हैं वो बीच में क्या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं। तो उसमें बताया गया कि कोर्ट कैन नॉट इम्पोज एनी टाइमलाइंस फॉर डिसीजंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फॉर ग्रांटिंग असेंट्स टू बिल अंडर आर्टिकल्स 200 to 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 200 में क्या होता है कि जब बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है, वो गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन रहते हैं, या तो बिल को पास कर दे, बिल को होल्ड कर दे, रिटर्न कर दे, या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अपने पास रख ले। फिर जब 201 में जो है ना, बिल रिजर्व फॉर गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, फिर इस वाले से यहाँ आया, अगर उसने उस बिल को पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख लिया है, तब प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट द बिल और विथ होल्ड द बिल विद द कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड नो टाइमलाइन इज स्पेसिफाइड फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड ऑन द रिजर्व बिल। सबसे मेन मुद्दा यही था कि आर्टिकल 200 में बताया गया है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता है, तो गवर्नर के पास पावर 4 तरह से वो उसको हैंडल कर सकता है, या तो उसको असेंट कर दे, या तो उसको विथ होल्ड कर दे, या तो उस बिल को रिटर्न कर दे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर उस बिल को ही वो रिजर्व कर ले फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। और 201 में बताया गया है कि फिर जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, तो प्रेसिडेंट के पास 2 पावर होती है, या तो उसको होल्ड कर दे या तो पास कर दे, यानी कि या फिर अपने पास रखे। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूटिव का मैटर है। अदर की हाइलाइट्स ऑफ द जजमेंट, डीम्ड असेंट इज एलियन टू कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स कैन नॉट एज्यूम दैट अ बिल इज अप्रूव्ड मेरली बिकॉज द कोर्ट ऑर्डर्ड टाइम हैज लैप्स्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट वुड अमाउंट टू जुडिशियल usurpation of constitutional powers of the president governor and violate separation of powers। सेपरेशन ऑफ पावर को ये क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। गवर्नर्स कैन नॉट सिट ऑन बिल्स इंडिपेंडेंटली एज इट वायलेट्स फेडरलिज्म, लेजिस्लेचर बिल एंड constitutional morality, limited judicial review, courts can intervene if the governor acts with malified intent, review limited to process not merits of assent, review limited to process में review हो सकता है, not कि merits of assents कि असेंट्स क्यों दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, ऐसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट में की रिसर्च पेपर, वाइट पेपर पब्लिश किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि सुप्रीम कोर्ट AI का यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा और क्या क्या यूज़ करेगा। देखते हैं कि रिस्क एंड एथिकल चैलेंजेस ऑफ AI क्या क्या है। ओवर अलायंसेस एंड लॉस ऑफ ह्यूमन जजमेंट, इट कैन वीकन जुडिशियल डिस्क्रिशन, ओपेक नेचर ऑफ मॉडल्स,
हेलुसिनेशंस एंड फैब्रिकेटेड कंटेंट, इट में प्रोड्यूस फॉल्स इन्फॉर्मेशन और नॉन एग्जिस्टेंट साइटेशन, जैसे यूएस केस रोबर्टो माटा वर्सेस में अवियाना एंड कोपल लंदन में हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये इस्तेमाल करेगा एआई को, मान लेते हैं कि आई बताओ कि इस पर्टिकुलर आदमी ने कहाँ कहाँ क्राइम किया है, ये सही है कि नहीं है, तो ये हेलुसिनेशन एंड फैब्रिकेटेड कंटेंट दे सकता है। तो बहुत ही थोड़ा सा समझ रहना, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। एल्गोरिथम बेसिस, तो ये कंपोज टूल चैलेंज इन स्टेट वर्सेस पोटेंशियल बेसिस, जितने भी इसमें एल्गोरिथम बेसिस मोस्टली जो एआई का जो आउटपुट रहता है वो एल्गोरिथम बेसिस से रहता है, तो उसके द्वारा जो आउटपुट रहेगा तो एल्गोरिथम रहेगा, तो दिक्कत हो सकती है। अदर्स डीप फेक्स एंड एविडेंस मैनिपुलेशंस, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स, ये इंपॉर्टेंट कुछ, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की इनिशिएटिव क्या क्या हैं, ई कोर्ट्स मिशंस मोड प्रोजेक्ट चल रहा है, जितने भी बैकलॉग चल रहे हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए। सुपेस यानी सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, सुवास यानी सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, और टीरेस या एआई बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन लीगल सर्विस लीगल रिसर्च एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। और ब्राज़ील का एटहॉस, सिंगापुर का लॉनेट एआई, ईयू का एआई एक्ट चल रहा है, ओईसीडी का प्रिंसिपल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो ये कुछ नॉर्मल, ठीक है। प्रिजन्स इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, ये देख लेते हैं। प्रिजन्स बहुत ज़रूरी है, प्रिजन्स में क्या हालत चल रही हैं, ये स्टेट के अंडर लिस्ट 2 के शेड्यूल 7 में आता है। इंडिया फॉलोज द यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स नोन एज द नेल्सन मंडेला रूल्स। नेल्सन मंडेला रूल्स किसके लिए आते हैं, जो कैदी रहते हैं प्रिजनर्स के लिए आते हैं। इंडिया उसी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के रूल को, स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो कर रहा है, विच एडवोकेट्स द ह्यूमनाइटाइजेशन ऑफ प्रिजन institutions. Overcrowding, prisons have an occupancy rate of 103.4% and 3 out of every 4 prisoners are under trial. Open prisons remain underutilized with an occupancy rate of 74%. Stereotypes, many prison manuals refer to prison work related to conservancy and sanitation as menial or work of degrading character. ये तो थोड़ा सा देखा गया है कि बहुत ही घटिया तरह के काम दिए जाते हैं इसमें जेल में। कास्ट वाइज देखा गया है, वेज डिस्पैरिटी अलग अलग होती है, जैसे कि 20 रुपये दिया जाता है यहाँ, रेंजेस फ्रॉम 20 रुपया इन मिजोरम टू 524 रुपया कर्नाटका में। मिजोरम की जेल में 20 रुपये, तो कर्नाटका की जेल में 524 रुपये। वोमेन प्रिजनर्स पर थोड़ा सा देखा गया है कि उन पर अलग रहता है, कुकिंग, डिनाइंग देम इक्वल एक्सेस टू वर्क, ये सब नहीं दिया जाता है, सबसे बराबर ही काम किया जा रहा है, सब पत्थर तोड़वाए जाते हैं। वे फॉरवर्ड, रिप्लेस स्टीरियोटाइपिकल टर्मिनोलॉजी, ये ज़रूरी है। इंश्योर रोटेशनल रोस्टर सिस्टम, रिव्यू एंड रिवाइज प्रिजनर्स वेज एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में प्रिजनर्स की जो वेज उनको रिव्यू करना चाहिए। प्रायोरिटाइज केसेस ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं उनके केसेस को प्रायोरिटी देना चाहिए क्योंकि काफ़ी साल से वो पड़े हुए हैं। रियल टाइम डाटा अपडेशन फॉर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो ये लास्ट है, बस ये लास्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ मॉडल यूथ ग्राम सभा के होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च्ड मॉडल यूथ ग्राम पंचायत। इसका क्या हमको होगा कि ये पायनियरिंग इनिशिएटिव होगा टू स्ट्रेंथन जन भागीदारी एंड प्रमोट पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नेंस बाय इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन सिमुलेटेड ग्राम सभा सेशंस, ठीक है। तो एक तरह से ग्राम सभा सेशन में स्टूडेंट को लाएगी, एक तरह से उनको दिखाएगी कैसे ग्राम सभा काम होता है। इट इज़ अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल एजुकेशन को स्कूल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। एक तरह से मॉडल प्रोवाइड करेगी बच्चों को कि कैसे काम होता है। की ऑब्जेक्टिव एजुकेट स्टूडेंट अबाउट द पंचायती राज सिस्टम, इसका काम है कि बच्चों को पता चले पंचायती राज सिस्टम कैसे काम करता है। इंकरेज पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा एंड लोकल गवर्नेंस एंड डेवलप लीडरशिप स्किल्स टू स्ट्रेंथन लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल लाइफ गवर्नेंस चैलेंजेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करना कि कैसे पंचायती सिस्टम काम करता है, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस। तो ये रहा, कल हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स ये सारे क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो हम लोगों ने देखा मॉडल यूथ ग्राम सभा, उसके अलावा हम लोगों ने देखा प्रिजन्स इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, इसमें कैसे क्या हालत चल रही हैं। इसको नेल्सन मंडेला रूल्स भी कहा जाता है। 131% ऑफ तीन, ये कुछ बताएगा, नॉर्मल है। मीनियल वर्क का काम किया जाता है इनसे। बेजेस में डिफरेंस है, 20 रुपये मिजोरम में, 524 रुपये कर्नाटका में। वुमेंस को इक्वल नहीं दिया जाता है, उनके काम नहीं दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है।
मॉडल यूथ वाले में हम लोगों ने देखा है कि इसका काम है एजुकेट करना स्टूडेंट्स को अबाउट पंचायती राज सिस्टम। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो इम्पोर्टेंट है ये हेलुसिनेशन है, फैब्रिकेटेड कंटेंट दे सकता है, एल्गोरिदम बायस इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडिया के द्वारा क्या क्या मिशन लागू किया गया, ई कोर्ट मिशन सुपे सुवास एंड टेरेस। इजराइल के द्वारा एथो, ब्राज़ील के द्वारा एथोस और सिंगापुर के द्वारा लर्नेट AI। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये 200 और 201 के द्वारा ये लाया गया था, मतलब बताया गया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें अपना डिसीजन दे सकता है, क्योंकि ये जुडिशरी है उसको हार्म करेगा। लीगल एड के लिए हम लोगों ने देखा था क्या क्या आर्टिकल आए हैं, कैसे आर्टिकल आया है और समय क्या क्या इंडिया के वो चल रहे हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।